स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन बात पहले कर लेते हैं कोरोना महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प करें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आजादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में आज देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से संबंधित प्रदर्शनियों का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इन प्रदर्शनियों का आयोजन देश के 6 स्थानों पर किया गया। इनमें जम्मू, इम्फाल, पटना, भुवनेश्वर, पुणे और बंगलुरु शामिल हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि स्वाधीनता सेनानियों की महान बलिदान के बाद देश को आजादी मिली थी और इस प्रदर्शनी के जरिए लोग स्वाधीनता संग्राम के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानेंगे। उन्होंने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाने की प्रधानमंत्री की पहल का उद्देश्य लोगों को जोड़ना और स्वाधीनता संग्राम के बारे में परिचित कराना है। वहीं सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने कहा कि इन प्रदर्शनियों के डिजिटल वर्जन को भी जल्द लॉन्च किया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव पर्व का प्रारंभ हुआ है। मुझे लगता है ये देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण घड़ी है। आज तक आजादी के बाद जहां पहुंचे हैं उसका अवलोकन और आने वाले 25 साल में क्या करेंगे इसका संकल्प, यही उद्देश्य, इसी उद्देश्य से यह आजादी का अमृत महोत्सव देश भर में आने वाले 2-2.5 साल मनाया जाएगा। सरकार 2024 तक हर ग्रामीण परिवार को स्वच्छ जलापूर्ति के प्रति वचनबद्ध है। जल जीवन मिशन पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन शुरू होने के बाद से 3 करोड़ 80 लाख ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि 7 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों के घरों में स्वच्छ जल पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि घरों तक पानी की आपूर्ति का दायरा 1.5 साल में 17% से बढ़कर 37% हो गया है। मिशन के उद्देश्यों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि इस साल में पानी के 3 करोड़ कनेक्शन देने का लक्ष्य है। इस मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने पेयजल परीक्षण, निगरानी और चौकसी प्रणाली जारी की और जल जीवन मिशन जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली की शुरुआत की। और अब बात विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जारी है। पार्टी मुख्यालय में हो रही इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हैं। बैठक में असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और पुदुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ नेता स्मृति ईरानी ने आज असम में चुनावी जनसभाएं की और जनता से विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों को जिताने की अपील की। विपक्षी दल कांग्रेस को घेरते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस ने सालों तक शासन किया और विकास के सपने दिखाए, लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद विकास का काम शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राज्य के गरीब लोगों को लाभान्वित करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। हाल में 15 वित्तीय आयोग की वजह से, 15th फाइनेंस कमीशन की वजह से 1,70,000 करोड़ रुपया असम के विकास के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने असम के लिए सुनिश्चित किया है। कहां कांग्रेस पार्टी की केंद्र की सरकार जो 60,000 करोड़ रुपया भी नहीं दे सकती थी असम के लिए, और कहां मोदी जी की सरकार जिन्होंने 1,70,000 करोड़ रुपया आपके विकास के लिए, गरीब के कल्याण के लिए
असम की जनता के लिए सुनिश्चित किया। तमिलनाडु में मुख्य विपक्षी दल डीएमके ने 6 अप्रैल को होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए आज अपना घोषणा पत्र जारी किया। डीएमके के घोषणा पत्र में विद्यार्थियों को मुफ्त में डाटा कार्ड के साथ कंप्यूटर टैबलेट देने और राज्य की 75% नौकरियों को स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने के लिए कानून बनाने सहित कई वादे किए गए। डीएमके ने मातृत्व अवकाश की अवधि और सहायता बढ़ाने, ईंधन के दामों में कटौती करने और एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी देने की बात भी कही। पार्टी ने इनके अलावा बेहतर जल प्रबंधन, स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, सरकारी नौकरियों में महिला आरक्षण बढ़ाने, वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी करने और भूख उन्मूलन के लिए कलंगनार उनगम नाम से भोजनालय खोलने का वादा किया। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने कहा कि अगर तमिलनाडु में उनकी सरकार बनी तो पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल वायदों को पूरा करने के लिए कार्यक्रम कार्यान्वयन के नाम से अलग मंत्रालय बनाया जाएगा। पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए डीएमके ने उन 13 विधानसभा सीटों की सूची जारी की जिन पर चुनाव वो लड़ेगी। साथ ही डीएमके ने इन सीटों के लिए 12 उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान किया है। डीएमके उम्मीदवारों की सूची में पार्टी के 2 पूर्व मंत्रियों और 6 नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। पूर्व शिक्षा मंत्री एसपी शिवकुमार को राजभवन सीट से, जबकि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एएमएच नजीम को कराईकल दक्षिण सीट से टिकट दिया गया। बागुरु विधानसभा सीट के लिए उम्मीदवार के नाम की घोषणा बाद में की जाएगी। पुडुचेरी में 6 अप्रैल को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। और कांग्रेस नीत यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ के सहयोगी दल केरल कांग्रेस जोसेफ धड़े ने 6 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आज अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी अध्यक्ष पीजे जोसेफ थोडुपुझा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं वरिष्ठ नेता मोंसे जोसेफ कुडुथुरुथी विधानसभा क्षेत्र से के फ्रांसिस जॉर्ज इडुक्की से चुनाव लड़ेंगे, जबकि थॉमस उन्नीदान इरिंजलाकुडा सीट से चुनाव मैदान में उतरेंगे। यूडीएफ गठबंधन में सीट बंटवारे के मुताबिक केरल कांग्रेस जोसेफ 10 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। यूडीएफ नेताओं ने कल इस बारे में घोषणा की थी। और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले काफी सियासी उलटफेर देखने को मिल रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के पूर्व नेता यशवंत सिन्हा ने आज कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। यशवंत सिन्हा ने 1990 में चंद्रशेखर की सरकार में वित्त मंत्री की जिम्मेदारी निभाई थी। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी वो मंत्रिमंडल का हिस्सा रहे। यशवंत सिन्हा ने वाजपेयी सरकार में विदेश मंत्री की जिम्मेदारी भी निभाई। और अब कुछ और खबरों पर नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के बीच आज फोन पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने समसामयिक घटनाक्रमों, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर भारत श्रीलंका के बीच जारी सहयोग की समीक्षा की। वर्तमान में जारी कोविड-19 चुनौती के संदर्भ में संबंधित अधिकारियों के बीच नियमित संपर्क बनाए रखने पर भी दोनों नेताओं ने सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने भारत की पड़ोसी प्रथम नीति में श्रीलंका के महत्व को दोहराया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ज्ञान आधारित अनुसंधान का इस्तेमाल मानव कल्याण और लोगों की मूल समस्याओं के समाधान के लिए करने की बात कही। भोपाल में राष्ट्रीय पर्यावरणीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान के नवीन हरित प्रांगण का उद्घाटन करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि वैज्ञानिकों की जिम्मेदारी है कि वैज्ञानिक अनुसंधान का लाभ लोगों को मिले। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भारत की भूमिका को मिली विश्वव्यापी सराहना का उल्लेख करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्ज्वला स्वस्थ भारत जैसी सभी योजनाएं और कार्य पर्यावरण की सात्विकता को अक्षुण्ण बनाए रखने वाले हैं। देश के कुछ राज्यों में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने पर चिंता जताते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि लोग किसी तरह की लापरवाही न करें। हमें कोविड टीकाकरण को एक जन आंदोलन का रूप देना होगा।
और देश में 12 मार्च को कोरोना टीकाकरण अभियान के 56वें दिन 30,561 सत्र में 20,53,537 लोगों को वैक्सीन दी गई। ये अब तक का एक दिन में दिए गए टीके के सबसे अधिक डोज हैं और इसके साथ ही कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 3 करोड़ के करीब पहुंच गया है। शुक्रवार को 12,30,682 वरिष्ठ नागरिकों और 2,23,856 कोमॉर्बिडिटीज से ग्रस्त 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक दी गई, जबकि 70,504 स्वास्थ्य कर्मियों को पहला डोज और 1,37,000 स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरा डोज दिया गया। वहीं फ्रंटलाइन वर्कर्स में 1,14,000 लोगों को पहली और 2,76,000 लोगों को दूसरी खुराक दी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इनमें से 74% वैक्सीनेशन 8 राज्यों में हुआ है। इसमें उत्तर प्रदेश 3.3 लाख से अधिक वैक्सीनेशन के साथ सबसे ऊपर है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 72,93,575 स्वास्थ्य कर्मियों को पहला और 41,84,000 स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरा डोज दिया जा चुका है। वहीं फ्रंटलाइन वर्कर्स में 72,35,000 से अधिक लोगों को पहली और 9,48,000 लोगों को दूसरी खुराक दी जा चुकी है, जबकि 72,91,000 वरिष्ठ नागरिकों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। और इसी बीच देश में कोरोना से स्वस्थ होने की जो दर है वो 96.82% हो गई है। शुक्रवार को 19,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। इसके साथ ही अब तक 1,09,00,000 से अधिक रोगी इस संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। वहीं कई राज्यों में दैनिक मामलों में इजाफे की वजह से सक्रिय मामलों की संख्या जो है वो 2,02,000 से अधिक हो गई है, जो कि कुल संक्रमित मामलों का 1.78% है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के 3 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। राष्ट्रपति दशाश्वमेध घाट पर विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में शामिल हुए। इस दौरान वे बेहद भक्तिभाव में नजर आए। इससे पहले उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ की पूजा अर्चना की। और चलते चलते एक बार फिर आपसे कोविड महामारी से बचाव की अपील। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं।